Oppo Reno 15 Pro Mini वर्सेस Vivo X200T। अब इन दोनों स्मार्टफोन्स का गहन परीक्षण करने के पश्चात इतना अवश्य कह सकता हूं कि देखिए, एक फोन तो आपको प्रीमियम फील देगा, परंतु एक फोन जो है ना वो कहीं ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगेगा आपको। और दोनों के कैमरा और गेमिंग में बहुत कुछ समझने के लिए है, परंतु उससे पहले मेरा प्रश्न आपसे है, ये दोनों पोर्ट्रेट इमेज देखिए, इनमें से आपको कौन सी बेटर लग रही है, लेफ्ट या राइट? वो आप कमेंट करके बताइए। अभी आगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी फोटो किस फोन की है। वैसे एक बात की गारंटी है, इस वाली वीडियो को पूरा देखने के पश्चात आप ये डिसाइड कर पाओगे, निर्णय ले पाओगे कि आपको वीवो के साथ जाना है या फिर ओप्पो परचेज करना है। और यहाँ पे मैं कुछ भी गोल गोल नहीं घुमाऊंगा, जिस डिपार्टमेंट में जो फोन विनर रहेगा, विजेता रहेगा, वो क्लियर तरीके से बताऊंगा आपको। जैसे डिजाइन में ना मुझे ओप्पो ना क्लियर विनर लगा, क्योंकि दोनों फोन्स का जो अप्रोच है ना, प्राइसिंग भले ही सिमिलर है बट दोनों का डिजाइनिंग अप्रोच बहुत डिफरेंट है। देखिए, ओप्पो एक कॉम्पैक्ट फोन है जिसका कि अपना ही एक ऑडियंस बेस है। दूसरी तरफ जो वीवो वाला फोन है ये थोड़ा सा बड़े साइज का है। हालांकि ये अच्छा है कि दोनों ही फोन्स में स्ट्रॉन्ग आईपी रेटिंग मिलती है, मेटल फ्रेम मिलता है, ग्लास बैक है, तो उस लिहाज से देखते हैं तो आप कहेंगे भाई दोनों ही प्रीमियम है। परंतु यहाँ पे क्या जाता है दोनों फोन्स के ओवरऑल डिजाइन में। ओप्पो में क्या है कि एक तो सिमेट्रिकल बेजेस मिलते हैं आपको डिस्प्ले में, दूसरा जो राउंडेड एजेस है ना इसके, वो काफी ज्यादा प्रीमियम लगते हैं एज कम्पेयर टू वीवो। अब क्योंकि मैंने वीवो का X300 Pro, X300 सभी यूज किए हुए हैं, उससे के आधार पे बोल सकता हूँ कि X200T उपयोग करने के बाद ना जो इन हैंड फील है, विशेष रूप से इसकी बात कर रहा हूँ, मुझे 200T उतना प्रीमियम नहीं लगा। लाइक वीवो के X सीरीज वाली वाइब एकदम प्रॉपर्ली नहीं आती, क्योंकि इस वाले फोन का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो थोड़ा अलग है, थोड़ा लंबा फील होता है। इवन अभी जो वीवो का V70 Elite लॉन्च हुए हैं, उनका लुक मुझे ज्यादा बेटर लगा। हालांकि एक बार बताना चाहूंगा, ओप्पो वाले में रिबन डिजाइन के साथ ना ग्लॉसी बैक मिलता है इस वाले वेरिएंट में, वहीं वीवो में प्रॉपर मैट फिनिश मिलती है। वैसे दोनों की हैप्टिक मोटर भी ठीक ठाक क्वालिटी वाली है, एकदम फ्लैगशिप भी नहीं है, एकदम मिड रेंज भी नहीं है। खैर, डिस्प्ले की बात करते हैं तो जैसे आपने ऑलरेडी देखा कि ओप्पो थोड़ा छोटे साइज का फोन है, छोटे साइज की डिस्प्ले लगी है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है दोनों में। हालांकि 60,000 रुपए के हिसाब से दोनों की ग्लास प्रोटेक्शन ना बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ना तो दोनों में एलटीपीओ डिस्प्ले है। वीवो में भी एक एलटीपीएस डिस्प्ले है जो 60, 90, 120 हर्ट्ज में रिफ्रेश कर सकता है, मतलब 1 to 120 हर्ट्ज नहीं हो सकती। परंतु जब मैंने दोनों में ऐसे कलर्स चेक किए तो ओप्पो वाला ना ज्यादा बेटर कलर्स प्रोड्यूस करता है। वीवो में थोड़ा सा रेड टिंट नोटिस होता है कई स्थानों पे। हालांकि एक अच्छी बात है, मीडिया व्यूइंग के लिए दोनों ही फोन्स में HDR10 कंटेंट सपोर्टेड है। नेटफ्लिक्स के अंदर डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं है बट HDR10 है, तो मीडिया व्यूइंग कहीं ना कहीं आपकी ठीक होगी। स्पीकर्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे बहुत बड़ा कैच नोटिस हुआ। मुझे लगा था कि ओप्पो मतलब छोटे साइज का फोन है तो उतना लाउड नहीं होगा, परंतु ठीक इसका उल्टा हुआ। वीवो वाले में क्या है कि बेस तो थोड़ा ज्यादा मिलता है, परंतु लाउड और क्लियर साउंड जो है वो ओप्पो में मिला मुझे। तो डिस्प्ले में कुछ स्थानों पे ओप्पो अच्छा लग रहा होगा, परंतु कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पे वीवो भाई क्लियर एज लेके जाता है। पहली बात, इसमें एक 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है, पोजीशनिंग भी बहुत अच्छी है, फोन को अनलॉक करने में बड़ा सहज महसूस होता है, फास्ट है, ज्यादा एक्यूरेट है। इवन जब दोनों फोन्स को हम धूप में यूज करते हैं ना, तो वहां पे भी वीवो वाला ज्यादा ब्राइट फील होता है, जबकि एसबीएम ब्राइटनेस ओप्पो ने ज्यादा मेंशन करी है। तो ओवरऑल डिस्प्ले डिपार्टमेंट जो है ना वो मुझे टाई लगा, परंतु जो परफॉर्मेंस है वहां पे वीवो के पास बहुत बड़ी लीड है। देखिए, ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी में आपको डायमेंसिटी 8450 चिपसेट मिलता है UFS 3.1 स्टोरेज के साथ। वहीं X200T में MediaTek का डायमेंसिटी 9400 प्लस चिपसेट है, वो भी UFS 4.1 स्टोरेज के साथ। इवन वीवो में रैम भी थोड़ा बेटर है। देखिए, पहली बात, बेंचमार्क्स में ही बहुत बड़ा फर्क दिख जाता है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं ना, तो जैसे गेमिंग की ही बात कर लेते हैं। वुदरिंग वेव जो गेम है, बहुत हाई फाई ग्राफिक्स हैं उसके भाई। अब इसमें हमने आधे घंटे गेमिंग करी, ग्राफ आप देख सकते हो, साफ साफ दिखेगा ओप्पो यहाँ पे बहुत पुअर परफॉर्म कर रहा है। और सेम कहानी गेंशिन इंपैक्ट में भी है, यहाँ पे वीवो मच बेटर और स्टेबल फ्रेम रेट्स ऑफर कर रहा है। यहाँ तक कि यदि हम ग्राफिक्स के लिहाज से देखते हैं ना, तो BGMI जो गेम है ना वो इन दोनों से हल्का है, और दोनों ही फोन्स में 120 FPS का सपोर्ट है, परंतु ओप्पो BGMI को भी 120 FPS पे स्टेबल हैंडल नहीं कर पा रहा है। ड्रास्टिकली ये फ्रेम्स को ड्रॉप करता है, एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहता है। इन दोनों में से परफॉर्मेंस भाई क्लियरली वीवो की बहुत आगे है, ओप्पो यहाँ पे बहुत पीछे है। इवन ओप्पो वाले में थर्मल्स और हीटिंग को भी उतने अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है। ये गेमिंग में कई बार ज्यादा वार्म हो जाता है, कई बार ज्यादा वार्म होने के बाद FPS को ड्रॉप कर लेता है, तो निसंदेह ओप्पो को ऑप्टिमाइजेशन की नीड है यहाँ पे। बाकी रेगुलर यूज में जो डायमेंसिटी 8450 चिपसेट भी है ना, ये भी इतना पावरफुल है कि नॉर्मल टास्क आपके हैंडल कर लेगा, परंतु जैसे आप गेमिंग करने जाएंगे, जैसे आप कुछ हैवी टास्क करने जाएंगे, लाइक वीडियो एडिटिंग हो गया, या फिर इवन लॉन्ग टर्म यूजेस की बात कर लें, आज से 1 साल बाद जब आप दोनों फोन्स को यूज करेंगे ना, तो वीवो वाला ज्यादा फास्ट एंड ज्यादा स्मूथ फील होगा। और रही बात बैटरी बैकअप की, तो दोनों में 6200 mAh की बैटरी मिलती है। यहाँ पे ओप्पो साइज में छोटा है, परंतु बैटरी साइज में छोटा नहीं है। हाँ, इस वाले डिपार्टमेंट में भी वीवो के अंदर ज्यादा एजेस हैं। पहली बात, ओप्पो में 80 वोट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, इसमें 90 वोट की है। ये बहुत बड़ा अंतर नहीं है, इसको कभी आप ये सोच के मत चलिएगा
भाई 90 वॉट है तो बहुत ज्यादा तेजी से चार्ज कर देगा। चार्जिंग टेस्ट किया हुआ है, यहाँ पे 19-20 का ही फर्क माना जाएगा। बट Vivo में 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है, जो कि Oppo में कंप्लीटली मिसिंग है। हालांकि एक और बात बताना चाहूंगा, 6200 mAh की बैटरी है, परंतु जैसे Vivo X200T है ना, ये वाला फोन भी इस बैटरी साइज के हिसाब से भी बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं लगा मुझे। जैसे बेसिक यूज किया मैंने, लेकिन इसमें ना लगभग 25 घंटे का मुझे स्टैंड बाय मिला और 6 घंटे 56 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम। यहाँ पे मिक्स्ड यूजेस था, इंडोर आउटडोर का, और कुछ यही हाल ओप्पो का भी है। उसका भी बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा नहीं लगा। परंतु हाँ, क्योंकि बड़े साइज की बैटरी है ना, तो एक बार चार्ज करने पर आपका ये एक पूरा दिन निकाल देंगी, एकदम से गेमिंग नहीं करेंगे तो। वहीं यदि हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो देखिए, पहली बात ओरिजिनो 6 आ चुका है Vivo में, पता है FunTouchOS से बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। UI अब पहले से बहुत ज्यादा मॉडर्न फील होता है, AI फीचर्स भी हैं ठीक ठाक। परंतु आज भी यदि आप इन दोनों में से मुझे एक चूज करने के लिए बोलेंगे ना, तो संभवतः मैं ColorOS के साथ जाऊंगा। पहली बात, एनिमेशंस अभी भी ColorOS के ज्यादा स्मूथ फील होते हैं, अभी भी ColorOS ज्यादा मॉडर्न फील होता है, कस्टमाइजेशन के ज्यादा ऑप्शंस आपको ऑफर करता है। हालांकि Vivo में भी काफी चीजें आ गई हैं, जैसे कि Oppo में आपको फ्लक्स थीम्स मिल जाते हैं, वहीं पे Vivo में फ्लिप कार्ड्स मिल जाते हैं, और Oppo में फुल स्क्रीन AOD वाला फीचर भी है, परंतु ये 10 सेकंड्स के लिए ही एक्टिव रहता है। हाँ, नॉर्मल AOD यूज करेंगे दोनों ही फोन्स में तो ऑल डे आप ऑन रख सकते हैं इसे। बट ओवरऑल देखते हैं तो Oppo के अंदर अभी भी ज्यादा मीनिंगफुल फीचर्स मिल जाते हैं, कस्टमाइजेशन आप ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा दोनों ही फोन्स भाई अपने अपने लेटेस्ट UI पे चल रहे हैं, और दोनों ही Android 16 पे बेस्ड हैं, और दोनों ही फोन्स को 5 OS अपग्रेड्स मिलेंगे, ऐसा ब्रांड्स का कहना है। हाँ, जब हमने दोनों फोन्स को सेटअप किया था ना, तो Vivo की अपेक्षा ओप्पो में ज्यादा कचरा उपलब्ध था, अर्थात थर्ड पार्टी ब्लॉटवेयर, गेम्स, फर्जी चीजें, हॉट गेम्स, हॉट एप्स, ये सारे फोल्डर्स ना ओप्पो के अंदर उपस्थित थे। हाँ, जैसे मैंने Reno 15 रिसेंटली रिव्यू किया था ना, तो उसमें ओप्पो वाले ना वल्गर एप्स को भी रेकमेंड कर रहे थे। वैसी दिक्कत मुझे Reno 15 Pro Mini में नहीं देखने को मिली। इवन AI फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ओप्पो के अंदर थोड़ा ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, ज्यादा रिफाइंड फीचर्स हैं। बट जब हमने दोनों की कनेक्टिविटी टेस्ट की ना, तो यहाँ पे भी कुछ प्रैक्टिकल डिफरेंसेस लगे। Vivo के पास ज्यादा पॉइंट्स हैं। पहली बात, Vivo में Wi-Fi 7 है, eSIM का सपोर्ट है, एंड इवन NFC भी है, और आश्चर्यजनक रूप से तीनों ही चीजें ना ओप्पो के फोन में उपस्थित ही नहीं है, दिए ही नहीं गए। NFC भी नहीं है इसमें भाई। हालांकि IR ब्लास्टर है, और दोनों में जो Type-C पोर्ट है ना, ये 2.0 वाला है, वही स्लो वाला। परंतु आपको स्लो नहीं पढ़ना है भाई, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए यदि आपको अनबायस्ड वीडियोज में, अनबायस्ड रिव्यूज में, कंपेरिजन्स में इंटरेस्ट है तो। क्योंकि हम मोस्टली स्मार्टफोन्स को परचेज करते हैं, समय लेते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके पश्चात हम रिव्यू या फिर कंपैरिजन करते हैं। ऐसा नहीं कि 2 दिन में टेस्ट करके पूरा रिव्यू कर डालेंगे। और आप में से बहुत से लोग पूछते भी हैं ना कि समय पे वीडियोस क्यों नहीं आ पाती हैं हमारी। उसका सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि नॉर्मली कैमरा टेस्ट करना है, गेमिंग टेस्ट करनी है, परफॉर्मेंस, बैटरी, सब कुछ टेस्ट करना है ना, तो ये सब समय के साथ ही हो सकता है, 1 दिन 2 दिन में हो ही नहीं सकता। और इसीलिए मैं हमेशा निवेदन करता हूँ आपसे कि यदि आप वीडियो हमारी देखते हैं, अच्छी लगती हैं, कुछ भी सुझाव हो वो तो आप दे ही सकते हैं, परंतु अच्छी लगे तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, इससे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है हमें। बाकी अब मैं दोनों के कैमरा की बात करता हूँ। आशा है सब कुछ आपको यहाँ पे भी क्लियर तरीके से, अनबायस्ड तरीके से बताऊं, क्योंकि कैमरा सेटअप में देखिए थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे आप कैमरा स्पेक्स देख सकते हैं। ओप्पो के अंदर 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, जबकि Vivo के अंदर जो टेलीफोटो कैमरा है ना, ये L शेप्ड पेरिस्कोप कैमरा है। इसका क्या फायदा है आगे बताऊंगा, परंतु जैसे हम इमेजेस की बात करते हैं, पहली बात बताना चाहूंगा, यदि आपको नेचुरल कलर्स पसंद है, ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं पसंद है इमेज में, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको ओप्पो की फोटोज अच्छी लगेंगी, क्योंकि Vivo देखिए कलर्स को बूस्ट करता है हर कंडीशन में, हमने देखा ये चीज। साथ ही एक और चीज बताना चाहूंगा, चाहे हम मेन कैमरा की बात करें या टेलीफोटो कैमरा की बात करें, जब हम इमेज को जूम करते हैं ना, तो Vivo में थोड़ा सा ओवर शार्पनिंग नोटिस होती है, आर्टिफिशियल वाली। परंतु कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पे Vivo कैमरा ना बहुत शाइन करता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ सिनेरियो बेस्ड रिजल्ट्स दिखाना चाहूंगा। जैसे ये वाली इमेज हमने क्लिक करी थी, सामने से सनलाइट पड़ रही थी फेस पे, दोनों ने बढ़िया काम किया यहाँ पे। परंतु जैसे हमने इस सीन को थोड़ा ऑपोजिट किया, लाइक अब सूर्य देवता हमारे पीछे हैं, तो इस स्थान पे देखेंगे ओप्पो का वाइट बैलेंस ना बहुत पुअर है। हर इमेज में ये हेज या फिर धुंधलापन ना बहुत ज्यादा ऐड कर देता है, या फिर कहें हटा नहीं पाता है। और ये चीज मेन कैमरा में भी है, यहाँ पे कुछ इमेज में आपको दिखाना चाहूंगा, और ये सेम चीज फ्रंट कैमरा में भी है, ये फोटो भी आप देख सकते हैं। और एक चीज है, पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पे भी मुझे Vivo का एज डिटेक्शन ना बहुत कमाल का लगा, ये एक एक बाल आपके फोकस में रखता है। इवन लो लाइटिंग कंडीशंस की बात करें, यहाँ पे भी जब कई बार लाइट पीछे से पड़ जाती है ना, तो उस स्थिति में भी Vivo ज्यादा बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है, चाहे मेन कैमरा की बात करें, चाहे हम टेलीफोटो कैमरा की बात करें। बाकी फ्रंट कैमरा की बात करूँ ना, तो यहाँ पे मोस्टली कंडीशंस में
ओप्पो के अंदर डिटेल्स ज्यादा अच्छी मिल जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये ज्यादा वाइड फील्ड ऑफ व्यू कैप्चर कर सकता है, इसमें आपको विकल्प मिलता है 0.8 mm का भी, तो ये एडवांटेज ओप्पो के पास है। साथ ही जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है ना, यहाँ पे भी मुझे डिटेल्स थोड़ा सा ओप्पो के अंदर बेटर मिली। वहीं वीडियोस की बात करें, जो मेन कैमरा है ना, यहाँ पे ओप्पो की स्टेबलाइजेशन स्लाइटली बेटर रहती है 4K 60 fps में, और फ्रंट कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग में भी कहीं ना कहीं ओप्पो मुझे बेटर लगा। बाकी दोनों ही फोन्स के फ्रंट कैमरा से भी आप 4K 60 fps में ठीक ठाक स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बट यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू आप देखेंगे ना, तो क्लियरली दिख रहा होगा कि ओप्पो में भाई काफ़ी वाइड फील्ड ऑफ व्यू आप कैप्चर कर सकते हो, शूट कर सकते हो। वीवो में थोड़ा सा क्रॉप्ड इन हो जाती है काफ़ी ज़्यादा वीडियो। बाकी स्किन टोन्स, स्टेबिलिटी का आइडिया आप लगा सकते हो। और ये क्लिप है दोनों में अल्ट्रा वाइड कैमरा से, अगेन यहाँ पे भी 4K 60 fps रिकॉर्डिंग सपोर्टेड है। अच्छा, दोनों फोन को टेस्ट किया ना, तो कुछ एडवांटेज ओप्पो में भी अलग से लगे, कुछ वीवो में भी अलग से हैं। एक एक करके मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। पहली बात, ओप्पो में डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है, जो कि टोटली मिसिंग है वीवो में। स्मार्टफोन कैपेबल है, चिपसेट, कैमरा सब कुछ कैपेबल है, परंतु वीवो ने ऐसे ही नहीं दिया, मन नहीं था देने का। V70 में है, X300 में है, परंतु इसमें नहीं है। ओप्पो में 4K 60 fps वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान भी आप पीछे के सारे लेंसेज के बीच में स्विच कर सकते हैं, साथ ही मन करे तो फ्रंट कैमरा में भी स्विच कर सकते हैं, परंतु ये चीज संभव नहीं है वीवो के अंदर। वीवो में रिकॉर्डिंग के दौरान आप पीछे के सारे लेंसेज तो चेंज कर सकते हैं, परंतु फ्रंट कैमरा में नहीं आ सकते। और ओप्पो में 4K 60 fps HDR वीडियोस भी आप शूट कर सकते हैं सभी कैमरा लेंसेज से। अब HDR वीडियोस व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत ज्यादा शूट नहीं करता, या फिर कभी नहीं शूट करता। आप शूट करते हैं नहीं, आप कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताइए। तो ये ओप्पो के एडवांटेज लगे। वीवो की बात करें तो जायस कोलैबोरेशन के साथ आता है, लाइट रिफ्लेक्शन ये बहुत अच्छे से मैनेज करता है। जायस के बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं जो कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को बहुत ज्यादा इनहेंस कर देते हैं। इवन वीवो के अंदर AI पोर्ट्रेट्स के भी बहुत सारे विकल्प हैं जो कि ऑनलाइन चलते हैं, परंतु हाँ, जैसे होली वाला भी ऑप्शन अभी आ गया है, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं अलग अलग टाइम पे थोड़ा बहुत कलाकारी करने में थोड़ा सा सहायता करते हैं। तीसरी बात, वीवो में आप क्लोजअप फोटोग्राफी मच बेटर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ओप्पो, क्योंकि इसमें L शेप पेरिस्कोप कैमरा लेंस है जो कि ऑब्जेक्ट के ज्यादा क्लोज जा सकता है। और ये वाला फोन भी वीवो की फ्लैगशिप फोन की तरह ही ना टेली मैक्रो वाला फीचर ऑफर करता है। और जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए अभी भी व्यक्तिगत रूप से भाई मैं वीवो के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि ये वाला फोन एक आत्मविश्वास देता है कि भाई लाइटिंग कंडीशंस कुछ भी हो, अच्छी खराब कैसी भी, वहां पे जो भी इमेज आप क्लिक करेंगे वो खराब नहीं होंगी। ओप्पो में कई बार वो खराब हो रही हैं। तो कैमरा वाला जो डिपार्टमेंट है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, परंतु यहाँ पे आपको अपने हिसाब से चूज करना पड़ेगा कि आप किस टाइप की यूजर हैं। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, क्लोजअप फोटोग्राफी ज्यादा करते हैं, वीवो क्लियर विनर है। आप व्लॉगिंग करते हैं, वीडियो ज्यादा शूट करते हैं, उस स्थिति में आपके लिए ओप्पो बेटर हो सकता है। वहीं प्राइसिंग की बात करूं तो एक रोचक बात मुझे नोटिस हुई, जो बेस वेरिएंट है ना 12GB रैम 256GB स्टोरेज वाला, वो तो सेम प्राइस पे है दोनों का, परंतु 12512GB वाला वेरिएंट जो है ना, वो भाई ओप्पो का थोड़ा सा सस्ता है। तो अब इस पूरे टेस्ट को देखते हुए यदि हम एक निष्कर्ष की बात करें, एक कंक्लूजन की बात करें, तो व्यक्तिगत रूप से यदि इन दोनों फोन्स में से मुझे चूज करना पड़े तो संभवतः मैं Vivo X200T के साथ जाऊंगा। पहली बात, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, मुझे गेमिंग करनी है तब भी इसमें मैं कर सकता हूं, और सही गेमिंग करा देता है। कैमरास भी फोटोग्राफी के लिए काफी अच्छे हैं, साथ में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है, थोड़ा सा ब्राइट डिस्प्ले है, बेटर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, NFC है, eSIM है। यहाँ पे बस LTPO डिस्प्ले की कमी है, अदरवाइज सारे फ्लैगशिप फीचर्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो स्पेक्स के बेस पे डिसाइड करें तब भी, और एक्सपीरियंस के बेस पे डिसाइड करें तब भी Vivo X200T ज्यादा सेंस बनाता है, विशेष रूप से जो बेस वेरिएंट है उसके लिए। वहीं Oppo Reno 15 Pro Mini के अंदर ना 60,000 रुपए के हिसाब से कुछ बेसिक चीजें मुझे मिसिंग लगी, और इसलिए कहना चाहूंगा कि कॉम्पैक्ट डिजाइन और स्लाइटली बेटर UI के अलावा ना कुछ बहुत मेजर पॉइंट्स नहीं लगे मुझे, जिससे कि लगे कि भाई 60,000 रुपए में ये वाला फोन वर्थ है। जब इस फोन का थोड़ा प्राइस कट होगा संभवतः उस समय ज्यादा सेंस बनाएगा। आज के टाइम पे Oppo Reno 15 Pro Mini बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा है। ये मेरा ओपिनियन, मेरा एक्सपीरियंस है। आपका क्या है, आप भी कमेंट में बता सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ भी प्रश्न हो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।